हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम स्टैटिक फोर्स एनालिसिस डिस्कशन कर चल रहा था, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस पे डिस्कशन चल रहा था। आज हम डायनामिक फोर्स एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करना, आपको देखो स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा लेक्चर देखना है, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप ये समझिए कि कोई भी बुक अगर स्टार्ट से लेकर के एंड तक पढ़ते हैं तभी आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज होती है, लेकिन अगर आप बीच से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर ऑल द थिंग्स। ठीक है, इसीलिए स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है और सुनना है ध्यान से, वॉट एवर आई एम सेइंग। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनना, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, डायनामिक फोर्स एनालिसिस देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस हम कर चुके हैं। और स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में हमने देखा था कि कोई भी मशीन है, वो मशीन अगर रोटरी मोशन में है तो देखो रोटरी मोशन में मशीन है, मशीन क्या है, मैकेनिज्म से या मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन होता है मशीन, और उसमें क्या होता है, बहुत सारी लिंक्स हम यूज़ करते हैं कि नहीं। ठीक है, जब बहुत सारी लिंक्स यूज़ करते हैं तो वो लिंक आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो हमने ये माना था लास्ट टाइम कि कोई भी लिंक मूव करेगी तो उसको मूव करने के लिए एक्सेलरेट होगी वो इनिशियली, वो अगर रेस्ट पोजीशन में, उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंजेस हो रही होंगी, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जैसे मैंने इस तरीके से एक लिंक बताई थी ना आपको, इस तरीके से बनाया था ना, ये चीज़ें तो पढ़ रहे थे। तो क्या होगा, बॉडी मोशन में जाएगी, मोशन में जाने के साथ क्या होगा, वहाँ पर ये एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होगा। और जब भी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होता है तो क्या होता है, उन बॉडीज़ में क्या एक्ट करने लगता है, उसका इनर्शिया फोर्स एक्ट करने लगता है कि नहीं करने लगता है। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि इनर्शिया जो होता है, वो कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेट होगी या डिसेलरेट होगी, एट दैट टाइम इनर्शिया विल एग्जिस्ट। ठीक है, इनर्शिया विल प्ले इन दैट रोल, तो इनर्शिया वहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो, अभी हम स्टडी करेंगे एनालिसिस पूरा के इनर्शिया होता क्या, डिटेल में स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इनर्शिया क्या करेगा, वहाँ पर एक अपना इनर्शिया अपीयर हो जाएगा, और इनर्शिया जैसे ही अपीयर होगा तो हमने देखा क्या इनर्शिया फोर्स, क्या इस इनर्शिया फोर्स की वैल्यू, देखो दो टाइप के फोर्स हमने पढ़े थे, एक अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, तो जो फोर्स आपने अप्लाइड किया है, अगर जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू इस इनर्शिया फोर्स की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, या हम ये बोल सकते हैं इट इज़ नॉट, इनर्शिया फोर्स इज़ नॉट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने अप्लाइड फोर्स किया है 1000 न्यूटन और जो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू है वो 0.5 न्यूटन है या 1 न्यूटन है, तो क्या आप इस फोर्स, इनर्शिया फोर्स को यूज़ एनालिसिस में यूज़ काउंट करो या ना करो, इसका कोई इफेक्ट, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जब आपकी मशीन के कंपोनेंट्स बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो एट दैट टाइम उसका जो इनर्शिया होता है ना, आप उसके इनर्शिया को इग्नोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इग्नोर द इनर्शिया। और जब आप इनर्शिया को इग्नोर नहीं करेंगे, इसका मतलब यू हैव टू यूज़ दिस इनर्शिया वाइल एनालाइजिंग दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आपको उस इनर्शिया फोर्स को यूज़ करना पड़ेगा, उस इनर्शिया फोर्स को भी आपको अपनी एनालिसिस में यूज़ करना पड़ेगा या कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसी एनालिसिस को हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड डायनामिक फोर्स एनालिसिस। तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में हमने क्या किया था, क्योंकि स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में अप्लाइड फोर्स जो था, उसका ऑर्डर जो था, उसकी जो वैल्यू थी वो इनर्शिया फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हमने उसमें इनर्शिया फोर्स को हटा दिया था और केवल जो अप्लाइड फोर्सेस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन डायनामिक फोर्स में क्या होता है, डायनामिक फोर्स एनालिसिस में क्या होता है कि इनर्शिया फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उन दोनों का ऑर्डर लगभग सेम रहता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट इग्नोर द इनर्शिया फोर्सेस, एंड द एनालिसिस इन विच these forces are also considered together with the applied forces is called dynamic force analysis. Remember, समझ में आया। तो देखो डायनामिक फोर्स एनालिसिस क्या है, डायनामिक फोर्स एनालिसिस एक ऐसी फोर्स एनालिसिस होती है जिसमें हम अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इनर्शिया फोर्सेस को भी कंसीडर करते हैं अपनी एनालिसिस में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक फोर्स एनालिसिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। जैसे मैंने बोला कि डायनामिक्स फोर्स क्या होता है, हमेशा डायनामिक फोर्स एक्ट करेंगे जब भी कोई बॉडी आप या कोई भी मास जो है वो एक्सेलरेट होता है। ठीक है, कोई भी मशीन है उसमें कुछ फिक्स लिंक होती है, कुछ एक्सेलरेटेड लिंक होती है। ठीक है, और जब भी कोई लिंक अगर एक्सेलरेट होगी तो वहाँ पर क्या होगा,
इनर्शिया फोर्सेस, जिसको हम डायनामिक फोर्सेस भी बोलते हैं, वो वहाँ पर सेटअप हो जाते हैं या पिक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस व्हेन द इनर्शिया और डायनामिक फोर्सेस और इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द component of a machines are also considered together with the externally applied load on the machine is called dynamic force analysis। समझ में आया? तो डायनामिक फोर्स एनालिसिस ऐसी एनालिसिस होती है जब आप इनर्शिया फोर्सेस या डायनामिक फोर्सेस जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, कंपोनेंट्स की वजह से, मशीन के कंपोनेंट्स की वजह से, उनको आप अगर अपनी एनालिसिस में कंसीडर करते हो टुगेदर विद द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, देन दिस एनालिसिस इज कॉल्ड डायनामिक फोर्स एनालिसिस। समझ में आ गया? चलिए एक बार और देख लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस व्हेन द इनर्शिया और डायनामिक फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ मशीन। तो मशीन के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से जो इनर्शिया फोर्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड टुगेदर विद द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। उनकी वैल्यूज़ को अगर आप एक्सटर्नली फोर्स के साथ अपनी एनालिसिस में कंसीडर करते हैं तो उस एनालिसिस को क्या बोलते हैं, डायनामिक फोर्स एनालिसिस। स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में हमने इनर्शिया फोर्स को कंसीडर नहीं किया था, जबकि डायनामिक फोर्स एनालिसिस में हमें इनर्शिया फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायनामिक फोर्स एनालिसिस में क्या करना है, इनर्शिया फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब ये कंसीडर करने की रीज़न क्या होता है, कंसीडर करने का रीज़न क्या होता है। जनरली ये देखा गया जब आपकी मशीन जो भी है, मशीन का कोई कंपोनेंट बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, 1000 RPM बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो उस टाइम पे यू कैन नॉट नेगलेक्ट द इनर्शिया फोर्सेस। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और दीज आर कंपेरेबल विद द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। तो जब भी कोई भी मशीन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू के लगभग आसपास ही इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होती है और हम इस फोर्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब हाई स्पीड होती है तो जैसे मैंने आपसे बोला कि ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 1000 न्यूटन है तो जो दूसरा फोर्स हमने बोला इनर्शिया फोर्स की वैल्यू, उसकी वैल्यू 500 या 400 न्यूटन के आसपास होगी। तो इसके आसपास कंपैरिजन में, इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस एनालिसिस इज कॉल्ड डायनामिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, अब ऐसा भी देखा गया, अगर एक सिंपली एक रोटर आप समझ लीजिए, ये देखिए एक रोटर था, ये बियरिंग था, बियरिंग पे एक शाफ्ट लगी, इस पर एक रोटर था। अब ये रोटर एकदम सेंट्रली माउंट नहीं था, मतलब देयर इज सम एसेंट्रिसिटी बिटवीन द सीजी ऑफ दिस व्हील और दिस रोटर और एंड द सीजी ऑफ दिस शाफ्ट। मतलब इस शाफ्ट का जो, या इस टोटल सिस्टम का जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इस शाफ्ट की एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है, इस शाफ्ट की एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। तो ये जो ME ओमेगा स्क्वायर है ना, ये अनबैलेंसिंग फोर्स है और ये जो फोर्स क्या करेगा इसमें, या जो भी है इस वाले केस में क्या होगा कि जो इनर्शिया फोर्सेस या जो इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं, जब भी थोड़ा बहुत अगर ये आपकी जो शाफ्ट है वो अगर इतनी स्पीड से रोटेट करेगी तो थोड़ा भी अगर इसमें सेंट्रिसिटी दिखेगी तो इट विल कॉज वेरी हाई डायनामिक फोर्स, वेरी हाई इनर्शिया फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, ये अनबैलेंस फोर्सेस वहाँ क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए जब ये अनबैलेंसिंग होगी तो वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत होंगे, वाइब्रेशन की वजह से नॉइज़ ज़्यादा जनरेट होगा और आपके मशीन के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू एनालाइज दीज फोर्सेस व्हाइल स्टडिंग। ठीक है, इसीलिए तो मशीन की एफिशिएंसी फाइनली डाउन हो जाएगी। मशीन की एफिशिएंसी डाउन होगी, वाइब्रेशन होगा, नॉइज़ होगा, तो जो भी वर्कर वहाँ काम करेंगे उनको भी प्रॉब्लम होने लगेगी और जो भी टोटल एफिशिएंसी है प्लांट की वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए देखो, हम काफ़ी टाइम से इनर्शिया फोर्सेस इन सब के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इनर्शिया फोर्स है क्या वो देख लेते हैं। देखो इनर्शिया फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है जो विच व्हेन इनर्शिया फोर्स विच व्हेन एक्ट्स अपॉन अ रिजिड बॉडी ब्रिंग्स इट इन एन इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई एक रिजिड बॉडी है उस पर अगर हम एक इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स लगा देंगे तो वो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आएगा। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है इनर्शिया फोर्स, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेटिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड। तो इसकी जो वैल्यू होती है इनर्शिया फोर्स की, वो मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है या एक्सेलरेटिंग फोर्स के बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। समझ में आ रहा है?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स क्या है? एक इमेजिनरी फोर्स है। अब देखो इमेजिनरी क्यों है ये समझेंगे, अभी हम इसके बाद डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें ये इनर्शिया फोर्स अपोजिट क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम जब इसके बाद डी एल्बर्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इनर्शिया फोर्स क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स विच व्हेन एक्ट्स अपॉन अ रिजिड बॉडी। तो ये एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स होता है, काल्पनिक फोर्स होता है, जब हम इस फोर्स को किसी भी रिजिड बॉडी पर लगाते हैं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, और इसकी इनर्शिया फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स या एक्सीलरेटिंग फोर्स के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है किसके? अप्लाइड एक्सेलरेटिंग फोर्स के। तो इनर्शिया फोर्स क्या होगा? माइनस ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स, माइनस ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर आपने अगर फोर्स F लगाया है, इसका मास m है और ये बॉडी a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है किसी फोर्स लगाने से, तो आपने देखा होगा कि जो फोर्स होता है एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसकी वैल्यू m इंटू a के बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो क्या होगा कि इनर्शिया फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू ए, एम अगर मास है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो m इधर ले आएंगे तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू माइनस m इंटू ए हो जाएगी। ठीक है, m इंटू ए हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझिए प्लीज लिसन। ठीक है, तो ये इनर्शिया फोर्स हो गया और ये एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये इसके अपोजिट हो गया। तो ये तो फोर्स के बारे में बात हो गई, ये किसके बारे में बात हो गई? फोर्स के बारे में। अब ये इसको इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आएगी? देखो ये कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये दो लॉज आते हैं, एक तो डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है, डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल, और आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी F इजिकल्स टू m इंटू ए। ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? अच्छा, अब देखो ये न्यूटन साहब ये बोलते हैं, अगर आपने ये बॉडी है आपकी, ये एक बॉडी है जिस पर आपने F फोर्स लगाया और ये बॉडी का मास m है, F फोर्स लगाने से अगर ये बॉडी इस बॉडी में एक्सेलरेशन अगर a है, फोर्स लगाने से ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेट होने का मतलब क्या? ये बॉडी किस में है? दिस बॉडी इज इन व्हाट? हाँ, दिस बॉडी इज इन मोशन में होगी कि नहीं? और ये बॉडी थी जिसका मास m था, अगर आपने फोर्स F लगाया तो ये बॉडी a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ये वाली बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो न्यूटन साहब ने ये बोल दिया कि F की वैल्यू जो आपने लगाया है उसकी वैल्यू m इंटू ए के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? मूव कर रही है, मतलब दिस बॉडी इज इन डायनामिक कंडीशन। ये बॉडी डायनामिक कंडीशन में है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन डी एल्बर्ट्स भाई साहब इसके जस्ट अपोजिट बोलते थे, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का फॉर्मूला भी लगभग सेम है, लेकिन ये क्या बोलते थे? अब F फोर्स लगाया आपने और ये बॉडी इस m मास की एक कोई बॉडी थी, उस पर आपने F फोर्स लगाया और वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो डी एल्बर्ट भाई साहब ने बोला कि ये बॉडी अगर किसी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, किस फोर्स की वजह से? F फोर्स की वजह से, तो मैं क्या करूँ? इस बॉडी को रोक दूँ, इस बॉडी को क्या करूँ? रोक दूँ। और रोकने के लिए मैंने क्या फोर्स लगाया दिया? Fi फोर्स लगा दिया। लिसन, एक बार दोबारा से सुनिए, ये बॉडी मूव कर रही है, न्यूटन साहब ये बोलते थे कि बॉडी मूव कर रही है और इसका फोर्स अगर हमने F फोर्स लगाया, इसका मास अगर m है, तो ये बॉडी a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, तो ये न्यूटन साहब ने बोल दिया कि बॉडी आपकी मूव कर रही है। लेकिन डी एल्बर्ट साहब आए, उन्होंने बोला कि यार ये बॉडी मूव कर रही है, मैं इस बॉडी को रोक देता हूँ। तो कब रुकेगी बॉडी? जब इस फोर्स के बराबर एक आप एक अपोजिट फोर्स लगा दो। तभी तो मैंने क्या किया, इसके अपोजिट एक फोर्स लगाया जिसको मैंने क्या बोल दिया? इनर्शिया फोर्स बोल दिया। क्या बोल दिया? इनर्शिया फोर्स बोल दिया। हो गया कि नहीं हो गया? इनर्शिया फोर्स बोला कि नहीं बोला? तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आए ना इसको, आपने इनर्शिया फोर्स लगाया और इनर्शिया फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी किस में आ गई? बताइए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की क्या होती है? दोनों फोर्सेस का सम, राइट वर्ड फोर्सेस लेफ्ट वर्ड फोर्सेस के बराबर। राइट में फोर्स F लग रहा है, लेफ्ट में फोर्स Fi लग रहा है। तो भाई साहब हमें बताइए, क्या Fi की वैल्यू F के बराबर है कि नहीं? Fi की वैल्यू F के बराबर है कि नहीं?
है ना। लेकिन ये देखो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है, अपोजिट है। डायरेक्शन में कैसा है, अपोजिट है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन भी काउंट करेंगे तो माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखो F इजिकल्स टू माइनस एफ आई, क्या ये बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। तो क्या करता है, ये जो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल है वो एक डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे डायनामिक, ये वाला डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, इसके बाद में डिटेल में बताते हैं फिर। ओके चलिए, तो ये समझ में आ गया इनर्शिया फोर्स है। अब जिस तरीके से आपने, अब न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है m/a, ये इधर लेके जाएंगे इसको बैलेंस करने के, तो ये जो माइनस m/a ये किसके बराबर है, इनर्शिया फोर्स। तो देखो ये इनर्शिया फोर्स है, तो ये डायनामिक प्रॉब्लम एक स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट हो गई वो हमने बता दिया आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या बोलता है। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये बॉडी F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाने की वजह से बॉडी A एक्सेलरेशन जिसका मास m है ये मूव कर रही है, तो F इजिकल्स टू m/a हो गई, ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी। लेकिन अगर इस चलती हुई बॉडी को मुझे रोकना है, मतलब इस डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक इमेजिनरी फोर्स लगा देता हूँ, और एक इमेजिनरी फोर्स इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा जो इसको रोक देगा। एक इमेजिनरी फोर्स लगाया, देखो ये अभी जब मैंने इसको नहीं लगाया था, इनर्शिया फोर्स को नहीं लगाया, तो ये फोर्स F लगाने की वजह से ये बॉडी A एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो जब भी ये मूव करेगी मतलब ये डायनामिक प्रॉब्लम में है, ये डायनामिक प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बॉडी डायनामिक में है, डायनामिक मतलब मोशन में है। लेकिन जैसे ही मैंने एक अपोजिट, ये इमेजिनरी फोर्स है, एक्चुअल में ये वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन ये इमेजिनरी फोर्स है, लगा रहता है हमेशा। जिस तरीके से आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा है, द सेम कंसेप्ट यहाँ, वही कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ये इनर्शिया फोर्स क्या कर रहा है, हमने क्या किया, अगर ये अप्लाइड फोर्स F है तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस बॉडी को रोकने के लिए इसके बराबर एक फोर्स हमने Fi लगा दिया, Fi हमने फोर्स लगाया। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स, Fi फोर्स लगाया तो क्या करेगा, ये फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये F की वैल्यू माइनस Fi के बराबर है, या Fi की वैल्यू माइनस F के बराबर है। तो ये क्या किया हमने, जैसे ही हमने इनर्शिया फोर्स यहाँ लगाया, तो ये जो बॉडी मूव कर रही थी अब वो किस कंडीशन में आ जाएगी, स्टैटिक कंडीशन में आएगी। स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल है वो डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अभी हम डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब डिस्कशन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखो ये तो इनर्शिया फोर्स हो गया। अब इनर्शिया टॉर्क या इनर्शिया कपल क्या होता है, इसी तरीके से जो कोई बॉडी है, ठीक है, ये जिस तरीके से इनर्शिया टॉर्क है, तो इनर्शिया टॉर्क क्या होगा, ये अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट होगा। तो इट इज़ एन इमेजिनरी टॉर्क विच व्हेन अप्लाइड टू ए रिजिड बॉडी ब्रिंग्स इट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेटिंग टॉर्क और कपल एंड इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। जिस तरीके से हमने इनर्शिया फोर्स पढ़ा तो बस यहाँ टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये बॉडी है जिसका सेंट्रोइड G है, अगर आपने इस पर टॉर्क T लगाया, क्या लगाया, टॉर्क T, तो आप जानते हो कि कोई भी बॉडी है हमेशा अपनी पोजीशन में चेंज को रेजिस्ट करती है। तो इस पर एक अपोजिट टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी कि एक जो इनर्शियल टॉर्क होता है उसकी वैल्यू I अल्फ़ा के बराबर होगी, माइनस I अल्फ़ा। देखो टॉर्क T जो आपने अप्लाई किया उसकी वैल्यू I अल्फ़ा के बराबर होती है कि नहीं, I इंटू अल्फ़ा के बराबर होती है कि नहीं। अगर कोई बॉडी है, टॉर्क T लगाने से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, टॉर्क T लगाने से ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें अल्फ़ा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो आप क्या देखोगे, ये टॉर्क जो T है, ये टॉर्क जो T है, इस T की वैल्यू I अल्फ़ा के बराबर होती है, ये पढ़ा है आपने। और ये इनर्शिया टॉर्क क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि जो इनर्शिया टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड टॉर्क के बराबर होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू माइनस I अल्फ़ा। ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, T प्लस TI इट इज इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल टू 0। तो ये इनर्शियल टॉर्क के बारे में बात हो रही है। जो कंसेप्ट इनर्शिया फोर्स का आया है वही कंसेप्ट इनर्शियल टॉर्क का भी आया है। ठीक है, ओके चलिए अब हम बात करते हैं डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल और डिस्कशन करना है।
तो देखो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ए डायनामिक प्रॉब्लम इनटू अ स्टैटिक प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होगा, एक बार सुन लो। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द इनर्शिया फोर्सेस एंड कपल्स, इनर्शिया फोर्स और इनर्शियल कपल एंड द एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी टुगेदर गिव्स इट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं? अभी हमने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, उसमें देखो कोई भी बॉडी है वो एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया हमने, मान लिया कि ये बॉडी है कोई भी पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, ये इधर भी चल रही है, इस पर एक फोर्स मैंने F लगाया है, कोई अप्लाइड फोर्स F लगाया और इस पर टॉर्क T भी लग रहा है, टॉर्क T भी लग रहा है, ठीक है। तो अब मान लिया कि ये बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो इनर्शियल टॉर्क लगाना पड़ेगा इसमें, जिसको हम CI बोलते हैं, इनर्शियल कपल CI बोलते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए एक इनर्शियल फोर्स लगाया। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा कि द इनर्शिया फोर्सेस एंड इनर्शियल कपल एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी टुगेदर गिव्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ये बोलता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब इनर्शियल फोर्सेस, जब उस पर इनर्शिया फोर्सेस और इनर्शिया कपल और एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल टॉर्क साथ साथ लगे हैं, तो वो बॉडी स्टैटिकल इक्विलिब्रियम में होगी, या रिजल्टेंट टॉर्क इज 0 और रिजल्टेंट फोर्स इज 0, ठीक है, समझ रहे हो। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इनर्शिया फोर्सेस एंड कपल्स एंड इनर्शियल एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड कपल्स, एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ बॉडी टुगेदर गिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आया? समझ में आया? अभी मैंने आपको बताया तो था कि कैसे इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, कैसे इक्विलिब्रियम में लेके आया। मैंने आपको बताया कि ये अगर बॉडी है, इस पर टॉर्क अगर नहीं लगा है, अगर इस पर टॉर्क नहीं लगा, देखो जब जो चीज़ नहीं लगी है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर अप्लाइड टॉर्क लगाया आपने तो ही उसको अपोज करने के लिए इनर्शियल टॉर्क लगेगा, ठीक है। अगर अप्लाइड टॉर्क नहीं लगाया तो इनर्शियल टॉर्क भी नहीं आएगा ना। तो ये कोई बॉडी F लगाया मैंने इस पर, ठीक है, ये क्या किया मैंने अभी F लगाया, इस पर मैंने फोर्स लगा दिया, F फोर्स लगाया, ये मास M है जिस वजह से ये बॉडी एक्सेलरेट करने लगी, ये डायनामिक प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसको अगर मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके आना है, देखो ये प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो मुझे इनर्शिया फोर्स को पिक्चर में लाना पड़ेगा। किसी मूविंग बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इनर्शिया फोर्स को पिक्चर में लाना पड़ेगा, और जब ये अप्लाइड फोर्सेस और इनर्शिया फोर्सेस दोनों इस बॉडी पर एक साथ लगेंगे, अप्लाइड फोर्स और इनर्शिया फोर्स दोनों फोर्सेस इस बॉडी पर एक साथ लगेंगे, तभी तो ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगी। तो वही तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बोल रहा है। अब मैंने यही यहाँ पर एक चीज़ और कर दी, मैंने मान लिया कि इस पर एक टॉर्क T भी लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इनर्शियल कपल भी इस पर लग रहा होगा। तो इस बॉडी पे क्या है, अप्लाइड टॉर्क, सॉरी, इस बॉडी पर क्या है, इनर्शिया फोर्सेस एंड इनर्शिया कपल्स एंड अप्लाइड फोर्सेस एंड अप्लाइड फोर्सेस एंड टॉर्क टुगेदर, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ किसी बॉडी पर लगी हैं तो वो उस बॉडी को कौन सा इक्विलिब्रियम देगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बस यही बोला गया है डी एलम्बर्ट साहब ने। डी एलम्बर्ट साहब हमेशा बात करते थे किसी भी बॉडी के स्टैटिक कंडीशन में कि भाई कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टैटिक में ले आओ। कैसे ले आएंगे, एक इमेजिनरी फोर्स आप इस पर लगा दो जिस वजह से बॉडी अपनी स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगी। भाई जो फोर्स इसको एक्सेलरेट कर रहा है उसी को बैलेंस कर दो किसी ऐसे फोर्स से जिससे ये अप्लाइड फोर्स जो कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है उसको किसी एक ऐसे फोर्स से नेगलेक्ट कर दो, किसी ऐसे फोर्स से उसके प्रभाव को ख़त्म कर दो जो 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 उस बॉडी को रोकने वाली कंडीशन में ले आए, ठीक है। तो जो फोर्स इसको मूव कर रहा है F की, भाई ये बॉडी F की वजह से तो मूव हो रही है, तो आप FI लगा दो यहाँ पे तो ये बॉडी रुक जाएगी। तो न्यूटन भाई साहब बोलते थे कि बॉडी मूव करती रहे, और डी एलम्बर्ट भाई साहब क्या बोलते थे कि भाई रुक जा। डी एलम्बर्ट भाई ने बोला कि बॉडी से बोलते थे रुक जा, और जबकि न्यूटन साहब बोलते थे बॉडी से आप मूव करिए, ठीक है। दोनों का मतलब सेम था, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द इनर्शिया फोर्सेस एंड कपल्स टुगेदर, इनर्शिया फोर्सेस एंड कपल्स एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड टॉर्क
ऑन अ बॉडी टुगेदर गिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, अगर ये इनर्शिया फोर्सेस और इनर्शिया कपल किसी बॉडी पर लगे हैं और एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल कपल किसी भी बॉडी पर लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस बॉडी पर अगर एक साथ लगी हैं तो वो ये सारी चीज़ें उस बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ले आएंगी। ठीक है, चलिए। सो दिस प्रिंसिपल इज अपोजिट टू, ये हालांकि अपोजिट मैंने दूसरे सेंस में बोला, इज अपोजिट टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो अपोजिट क्यों बोला है? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ किसी भी बॉडी के मोशन की बात करता है कि भाई मूव करते रहो, और ये उसके स्टैटिक की बात करता है। दोनों का कहना एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिट किस स्पेस में है? क्योंकि एक बात करता है डायनामिक की और एक बात करता है स्टैटिक की। ठीक है, सो द सिग्निफिकेंस क्या है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल का? द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट it converts a dynamic problem into static problem. This is the basic significance of this D'Alembert principle. Okay, चलिए अब इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है ये मैं बता चुका हूँ। हालांकि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ए बॉडी अपोज ए चेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक है, अपने जो भी इसकी पोजीशन है उसमें चेंज को हमेशा रजिस्ट करेगी। ठीक है, तो अगर आप किसी बॉडी का मास ए है और उसका ये एक्सेलरेशन है, और देखिए ये एक बात याद रखना, ये एक्सेलरेशन किसका है? उस बॉडी के सेंट्रॉइड का। रिमेंबर वन थिंग, दिस ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। जैसे अगर ये बॉडी आपका रेक्टेंगल जो भी है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल, तो इसका जो सेंटर जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास होता है उसका एक्सेलरेशन है। आप बोलो कि ऊपर वाली सरफेस का एक्सेलरेशन, नहीं, ये इसके सेंटर का एक्सेलरेशन है कि ये सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो अगर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रॉइड या सेंटर, ठीक, सेंटर ऑफ मास, और एम बॉडी का मास है, तो इनर्शिया फोर्स किसके बराबर है? -m/2 है। मैंने आपको बता दिया नेगेटिव होता है, नेगेटिव टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स m/a के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? m/a के। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है? m/a के बराबर मैग्नीट्यूड में तो होगा, लेकिन माइनस साइन मैंने बता दिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसी तरीके से इनर्शिया कपल, देखो अप्लाइड टॉर्क कितना होता है? t, और ये किसके बराबर होता है? I अल्फा के। तो इनर्शिया कपल क्या होगा? अपोजिट लगेगा किसके? अप्लाइड टॉर्क के, तो माइनस और I अल्फा। ठीक है, ठीक है, एंगुलर ऑस्किलेशन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब अगर ये बॉडी है हमारे पास, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। उनका रिजल्टेंट हमने क्या मान लिया? सिग्मा। बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं किसी भी बॉडी पर, T1 T2 T3, इसी बॉडी पर बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि F1 F2 F3 बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, उनका सम सिग्मा F है। बहुत सारे टॉर्क लगे हैं, उन सबका सम क्या है? सिग्मा T है। तो D'Alembert क्या बोलते हैं? D'Alembert साहब क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? इनर्शियल फोर्स के। बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे ना, उसके मोशन को जीरो कर देंगे। यही तो बोला है, एक्सटर्नल फोर्स और इनर्शियल फोर्स उस बॉडी को के मोशन को जीरो करेंगे। तो अगर फोर्स पे अप्लाई करेंगे तो सिग्मा F प्लस Fi की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। और अगर ये कपल पे अप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्सटर्नल टॉर्क और इनिशियल कपल शुड बी जीरो। तो सिग्मा T प्लस सिग्मा T प्लस Ci शुड बी जीरो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ D'Alembert कंडीशन। ठीक है, अब आप लोगों ने जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की थी तो देखो ये इक्वेशन नंबर 3 देखिए और इक्वेशन नंबर 4 देखिए। ये दोनों इक्वेशन किसके बराबर हैं? ये दोनों इक्वेशन किसके हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि नहीं भाई? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आप लोगों ने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? सिग्मा Fx0, सिग्मा Fy0, सिग्मा Fz0, यही सब पढ़ा है कि नहीं? सारे मोमेंट का सम या टॉर्क का सम जीरो कर दो, सारे फोर्सेस का सम जीरो कर दो, यही तो पढ़ा है कि नहीं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं आप। अरे मैकेनिक्स में पढ़ा है ना, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है, या सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस। अगर आप किसी स्पेस बॉडी की बात करते हैं, स्पेस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिग्मा mx0, सिग्मा fy0, सिग्मा mz0, ये भी पढ़ा है। तो वही चीज़ है, अगर आप प्लेन की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या करना है, क्या करेंगे हम अब, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो सिग्मा f0, सिग्मा t0, सिग्मा अगर पूरा कंबाइन करेंगे, सिग्मा f0
इसको सिग्मा y0, अगर ये कंडीशन है तो ये दीज आर द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो डिलैम्बर्ट प्रिंसिपल है एक डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज दैट्स व्हाई वी कैन से सो फर्स्ट वी डिटरमाइन। अब देखो इससे आप स्टैटिक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या एक लिंक को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस। इनर्शिया फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर लेंगे, किसके बराबर होता है, मास और इनर्शियल एक्सेलरेशन। अब ये इनर्शियल एक्सेलरेशन आता कैसे है, इनर्शियल एक्सेलरेशन आता कैसे है, तो ये हर एक, ये जो क्या करते हैं इनर्शियल एक्सेलरेशन होता है वो हर एक लिंक किस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देखो वो हम पढ़ेंगे। अभी इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका एनालिसिस करेंगे किसी भी मैकेनिज्म की, किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म की, आप बोलते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइडर क्रैंक के मैकेनिज्म भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखो हम लोगों ने क्या किया था जब थ्योरी ऑफ मशीन फर्स्ट पढ़ा था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किए थे ना, ठीक है। तो आप क्या करो, उस लिंक, जैसे ये कोई लिंक मूव कर रही है, ये कोई एक लिंक मूव करती थी, मान लीजिए ये 4 बार मैकेनिज्म है कोई, ठीक है, ये तो इस लिंक का सी, हमने इस पूरी लिंक के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाला, इसका एक्सेलरेशन निकालते थे कि नहीं। तो इसके, अब देखो हम इस वाले प्रिंसिपल में क्या करते हैं, उसके सेंट्रॉइड का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं कि नहीं। तो इसका इस बॉडी के जो, सॉरी इस लिंक का जो सेंटर होता है उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही है, फर्स्ट वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ इनर्शिया फोर्सेस एंड कपल्स। इन सब की डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम पहले थ्योरी ऑफ मशीन फर्स्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड देन दीज आर कंसीडर्ड एज स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड में क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इनर्शिया फोर्सेस उसको बैलेंस करेंगे तो स्टैटिक कंडीशन में बराबर होंगे। एंड देन दीज आर कंसीडर्ड एज स्टैटिक लोड ऑन द मैकेनिज्म। इसीलिए जो डायनेमिक एनालिसिस प्रॉब्लम को हम स्टैटिक एनालिसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहीं तक पढ़ाएंगे आज डिस्कशन, आज केवल हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। देखिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, ठीक है। अगर देखो आपको अगर ये लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लिया कि इसकी क्वालिटी आपको नहीं दिख रही है, इंटरनेट पे क्वालिटी नहीं दिख रही है, या मान लिया ये जो है वीडियो की क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दूंगा जिसमें ये बताया गया कि आप यूट्यूब पर किस तरीके से HD में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर HD में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर लेना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब। जैसा भी लेक्चर लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और दूसरा ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी इसका प्रॉफिट मिले, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ।